छठी मौजूद में खुशामदीद। पाकिस्तान में हाई अलर्ट कर दिया गया है। एयरफोर्स को किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहने का ऑर्डर भी पास कर दिया गया है। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर चौकसी में न सिर्फ इजाफा कर दिया गया है बल्कि मजीद दस्ते भी वहाँ पर रवाना करने और वहाँ पर तैनात करने का फैसला किया गया है ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी को हर तरह से यकीनी बनाया जा सके। न सिर्फ ये बल्कि ईरान इसराइल तनाज़े पर रिस्पॉन्स देने के लिए सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान मुसलसल राब्ते जारी हैं और इसके लिए जनाब आज एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत इस सारी सूरत हाल पर ना सिर्फ गौर करेगी बल्कि दफ्तर खारजा के ज़रिए एक रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा और दफ्तर खारजा के इस रिस्पॉन्स को तैयार करने के लिए दफ्तर खारजा के अहम तरीन हुक्काम की छुट्टी ना सिर्फ मनसूख कर दी गई है बल्कि उनको फौरी तौर पर दफ्तर खारजा पहुँचने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। ये खबर अब किसी से ढकी छुपी नहीं रह चुकी कि जनाब ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक कर दिया गया है और इसराइल की तरफ से दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर अटैक का बदला लिया गया है और इस मामले के लिए ईरान की तरफ से तकरीबन 50 से ज़ायद ड्रोन्स को उड़ाया गया और वो तकरीबन 6 घंटे का सफ़र तय करके इसराइल की हदूद में दाखिल हुए जहां पर उनका सामना आयरन डूम से हुआ और इसी दौरान ईरान की तरफ से चलाए जाने वाले क्रूज मिसाइल और स्कड मिसाइल भी इसराइली हदूद में दाखिल हुए जिसकी बना पर वहां पर ये जो एक सूरत हाल है वो डेवलप हुई। अब इस सूरत हाल में दो पहलू बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1 कि मौजूदा तनाज़ा अगर आगे बढ़ता है तो फिर रिस्पॉन्स किस लेवल का होगा और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये बन रही है कि जनाब ये जो इसराइल ने अपनी तरफ से एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क होने का एक परसेप्शन क्रिएट किया था, ईरान की तरफ से किए जाने वाले इस अटैक ने इस परसेप्शन को भी मुकम्मल तौर पर जेर ज़बर करके रख दिया है और ईरान की तरफ से दिए जाने वाले इन अटैक्स को इसराइल की तरफ से रोके जाने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर भी सवालिया निशान जो है। इस सूरत हाल में सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ईरान इसराइल तनाज़े के तनाजुर में पाकिस्तान एक मरतबा फिर सेंटर ऑफ द स्टेज पर आ गया है और अगर खुदा न खास्ता ये तनाज़ा आगे बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव में इजाफा होगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, सवाल ये भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर इसराइल की तरफ से ईरान की इस कार्रवाई के जवाब में ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया गया तो फिर क्या दुनिया के अमन के ऊपर एक संगीन ख़तरा लाहक होगा या नहीं होगा और क्या इसराइल और ईरान के दरमियान जो मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं वो किसी भी मुमकिन इसराइली जारहियत को रोकने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या अपनी एयर स्पेस को इसराइल के लिए खोल देंगे और अगर नहीं खोले और इसराइल ने इस एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की तो इसका क्या खमियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये सिचुएशन ना सिर्फ अमनो अमान के हवाले से अहमियत की हामिल है बल्कि ये दुनिया की मईशत के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा बुरे असरात डालने जा रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मईशत पर जो अभी अपने पैरों पर खड़ा होने की तगोदौ कर रही थी और अभी तो ये खुशी मांद ही नहीं पड़ी थी कि जनाब एक हाई पावर सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान आकर यहाँ पर $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस सूरत हाल में पूरा खित्ता ही अगर जंग के शोलों की लपेट में आ जाएगा तो फिर क्या होगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसका जायजा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसराइल को ये जो जवाबी कार्रवाई है जिसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पर ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि जनाब ईरान ने अटैक कर दिया और इसराइल के साथ स्कोर को सेटल कर दिया। अब इसराइल को इस कार्रवाई का जवाब देने से गुरेज करना चाहिए और ख़ुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से जो ख़त तहरीर किया गया है जिसका आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ख़त के अंदर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस बात का इजहार किया है कि वो इसराइल की सिक्योरिटी के लिए जो और इसराइल की सलामती के लिए अमेरिका से जो बन पाया वो करेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि वो G8 ममालिक का खुसूसी इजलास कल तलब कर रहे हैं जिसमें ईरान की तरफ से किए जाने वाले इस अटैक पर जो यूरोप और अमेरिका है या जो G8 ममालिक हैं उनके इस रद्द अमल का तयन किया जाएगा और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ईरान के तरफ से किए जाने
वाले इस अटैक पर इसराइल को जवाब देने से गुरेज करना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये लड़ाई या ये जंग के शोले आगे बढ़ेंगे तो ये ना सिर्फ दुनिया के अमन बल्कि खुद अमेरिका की मईशत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरे का सबब बनेगा, क्योंकि ये जो पैसेज है जहाँ से ये सारे का सारा ट्रेड होती है, सी ट्रेड होती है, वो इस वक्त एक उस पर एक दबाव आ चुका है दुनिया में। चूँकि जो ट्रेड है उसका तकरीबन 73% जो है वो समुद्री ट्रेड के ज़रिए होता है और समुद्री ट्रेड से के ज़रिए अगर आपने मेडिटेरियन सी से अरेबियन सी में आना है तो आपको शॉर्टेस्ट वे जो है वो रेड सी से होकर गुजरना पड़ेगा और रेड सी से अब जैसे ही स्विस कैनाल के ज़रिए एंटर होंगे तो आपको बॉटम पे एंड के ऊपर आपको यमन से गुजरना पड़ेगा और यमन से गुजरते हुए आपको बहीरा अरब में आने पड़ेगा। ये नक्शा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस सूरत हाल में यमन के हुसी बागियों ने भी चूँकि ईरान का साथ दिया है और उनकी तरफ से भी मिसाइल अटैक्स किए गए हैं और गजा पर इसराइली अटैक्स के बाद हुसी बागियों की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया गया था कि जनाब इस एरिए से उनके रेड सी का ये जो बॉटल नेक है जो तकरीबन 24 किलोमीटर लंबी पट्टी है, यहाँ से कोई एक ऐसा जहाज जो इसराइल जा रहा होगा या इसराइल के लिए ट्रेड कर रहा होगा या ऐसा जहाज जिसके ऊपर इसराइल का परचम लगा होगा उसको वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा, उस पर वहाँ पर अटैक किया जाएगा। और ऐसे कई अटैक्स हमने देखे और अब अगर ये सूरत हाल आगे बढ़ती है तो बिलाशुबा इन अटैक्स की शिद्दत में भी इजाफा होगा और दुनिया को ये जो शॉर्टेस्ट वे ऑफ ट्रेड है इसकी बजाय एक लॉन्गेस्ट वे ऑफ ट्रेड को अडॉप्ट करना पड़ेगा और मेडिटेरियन सी से पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए उन्हें बहीरा अरब में आना पड़ेगा और फिर यहाँ से उनको दीगर ममालिक से या एशिया या दीगर ममालिक की तरफ उनको रुजू करना पड़ेगा। लिहाजा इसके नतीजे में ये जो ट्रेड कॉस्ट है इसके अंदर इजाफा हो जाएगा और ट्रेड कॉस्ट में इजाफे का बराह रास्त असर एक आम कंज्यूमर पर पड़ता है। और जिस तरीके से मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारी मईशत इस वक्त इस दबाव का सामना करने की सकत नहीं रखती, लिहाजा हमारे लिए ये सूरत हाल और भी ज़्यादा संगीन हो जाएगी कि अब यहाँ पर तेल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा और इसके अलावा जो अमन व अमान के मसाइल हैं ईरान और इसराइल तनाज़े के तनाजुर में वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का सबब बन सकते हैं। इन हालात के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक की मईशतें हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अगर आपको मैं व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनके 2 ट्वीट्स आपको दिखाऊं तो आपको सूरत हाल की संगीनी का और ज़्यादा इदराक होगा। उनका पहला ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं विद द अटैक ऑन इजराइल बाय ईरान, हिजबुल्लाह एंड हुसीस एक्सेप्ट ग्लोबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज टू गो अप स्टार्टिंग टुमारो। यानी ये जो अटैक हुआ है इसराइल पर ईरान, हौसीस और हिजबुल्लाह की तरफ से, इसके नतीजे में दुनिया में अशिया खुर्दोनोश और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा होगा और ये इजाफा फौरी तौर पर होगा, यानी अगले 24 घंटों के दौरान होगा। द वेस्ट हैज़ मिसलेड to support Israel, especially in its attack against Palestine and Gaza citizens. Russia will try everything possible to avoid the possibility of World War III. यानी जो प्यूटन साहब हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया ने इसराइल की गज़ा के ऊपर और फ़लस्तीनियों के ऊपर जारहियत से सरफ़े नज़र किया, उसको नज़रअंदाज किया, इसराइल का हाथ रोकने की कोशिश नहीं की, जिसके नतीजे में जो फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए और यूरोप की इसी पॉलिसी ने इस सूरत हाल को जन्म दिया जो अब आगे बढ़ रही है और संगीन होती जा रही है। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रशिया विल ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कि रशिया हर तरह की कोशिश करेगा, किस मकसद के लिए, कि ये जंग के शोले आगे ना बढ़ें, क्योंकि अगर ये जंग के शोले आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके नतीजे में तीसरी आलमी जंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक और ट्वीट सामने आता है और इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट इससे ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से है कि ये बराह रास्त सवाल कर रहा है कि इस सूरत हाल में रिस्पॉन्स कैसा होगा और ख़ास तौर पर वो तमाम ममालिक जिनकी सरहदें ईरान के साथ लगती हैं,
या वो रशिया के करीब तरीन हैं, उनकी सूरत हाल क्या होगी। और यही वो सिनेरियो है जिसने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर सेंटर ऑफ द स्टेज पर लाकर खड़ा किया है। व्लादिमीर पुतिन अपने इस ट्वीट में कहते हैं, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ वर्ल्ड वॉर 3 ब्रेक्स, कि अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ जाती है, एंड देयर आर 2 साइड्स, तो फिर यकीनी तौर पर इस आलमी जंग के अंदर 2 फरीक आमने सामने होंगे। और उसमें से पहला फरीक होगा नंबर 1 रशिया, चाइना, ईरान, यमन और नॉर्थ कोरिया। यानी ये जो पहला ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक के अंदर होगा चीन, रशिया, ईरान, यमन और नॉर्थ कोरिया। जबकि दूसरे ब्लॉक के अंदर होगा नाटो, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल एंड यूके। फिर व्लादिमीर पुतिन इस हवाले से सवाल पूछते हैं, विच साइड विल यू स्टैंड, कि आप इस मौके पर जब तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी, दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी, आप किस जगह पर खड़े होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि उनका ये सवाल उन तमाम ममालिक के साथ है जो इस वक्त किसी न किसी जगह पर ईरान के साथ चपकलिश में भी होंगे, या ईरान के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात भी होंगे, चाइना के साथ भी उनके रिलेशंस होंगे और अमेरिका के साथ भी रिलेशन होंगे। क्योंकि ये सवाल ऑफ प्रायोरिटीज उस वक्त सामने आता है जब आपको अपने 2 दोस्तों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की सूरत हाल में होगा, क्योंकि इस मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह का इजहार व्लादिमीर पुतिन अपनी तरफ से कर रहे हैं, यानी उनको इस बात के खदशात लाहक हैं कि अगर इसराइल ने इस ईरानी कार्रवाई के जवाब में बराह रास्त पहली मरतबा हमला किया ईरान के ऊपर, तो फिर इसके नताइज संगीन निकल सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी ही मेहनत के बाद इसराइल और अमेरिका ने ईरान को इस जंग में खींचा है। अगर इसराइल की तरफ से दमिश्क के ऊपर ईरानी सफारत खाने पर अटैक ना किया जाता तो ये सूरत हाल जन्म न लेती, और अगर अटैक हो गया था तो इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से इस कार्रवाई की मजम्मत की जाती और इस हमले के ऊपर, इस गलती के ऊपर माफ़ी मांगी जाती, तो शायद मौजूदा सिनेरियो डेवलप ना होता। लेकिन चूंकि वो इसराइल है और वो ये समझता है कि जनाब अमेरिका उसका बाप है और बाप का सर उसके हाथ पे है, लिहाजा वो जिस तरह की मर्जी बदमाशी करे तो उसका जो खमियाजा है वो अब वो जो फसल बोई गई थी उसके अब काटने का टाइम आ गया है। लिहाजा ये सवाल अब उन तमाम ममालिक से पूछा जाएगा कि जनाब आप ऐसी सूरत हाल में जिसके अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इसराइल की तरफ से इस तरह का जवाब मुमकिन है, और इस जवाब के सामने आने के बाद जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अरब ममालिक हैं, उनका इस सिनेरियो से लाताल्लुक होना मुमकिन नहीं होगा। तो वो तमाम लोग जो अमेरिका की दोस्ती का भी दम भरते हैं और वो चीन की दोस्ती का भी भरम रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सूरत हाल होगी, यानी मेरे और आपके लिए, यानी हमारे वतन अजीज़ की क्या सूरत हाल होगी। क्या हम इस वक्त इस सेंटर ऑफ द स्टेज पर आने के बाद कोई रोल प्ले करने की पोजीशन में है? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त इस तनाज़े के अंदर किसी भी तौर पर फरीक बनने की पोजीशन में है। लेकिन अगर वही सूरत हाल जिसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के उनको इम्कानात नजर आ रहे हैं और दुनिया 2 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम होने जा रही है, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड से दुनिया एक बार फिर बाइपोलर वर्ल्ड के अंदर तब्दील हो रही है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अपने इस इलाकाई ब्लॉक के अंदर शामिल होना पड़ेगा। और शायद यही वजह है जिसके तनाजुर के अंदर ये जो सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया है, एयरफोर्स को भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मूव किया जा रहा है, सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है, दफ्तर खारजा के अहम तरीन अफसरान की छुट्टियों को भी मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इतवार के बावजूद लाहौर को अकेला तनहा छोड़कर जनाब वो जा चुके हैं इस्लामाबाद। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इनके ऊपर ना सिर्फ बात होनी है बल्कि इस बात का तयन किया जाएगा कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में किस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने माजी की गलतियों को दोहराया और अपने इलाकाई ममालिक के खिलाफ ईरान की जो है अमेरिका का साथ दिया, और तो फिर पाकिस्तान के लिए जो सर्वाइवल के इम्कानात हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान ने इस मौके पर अपने जो इलाकाई दोस्त
دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، تو پھر اس کے بھی نتائج ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت IMF کے محتاج ہے، لیکن جو دنیا کے سینیریو ہے، جس طریقے سے میں نے بھی آپ کو گزارش کی، جو ورلڈ ٹریڈ کے لیے سی روٹ ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہونے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ تنازع طے بھی ہو جائے تب بھی یہ جو فیصلے کا ٹائم ہے کہ ہم کو اب کس جگہ پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، اپنے دوستوں کا حقیقی معنوں میں تعین کرنا ہے اور پھر دوستوں کے ساتھ الائن رہنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ صورتحال ہے اور پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑا مخمصہ ہے، کیونکہ اس موقع پر پاکستان کو جس طرح کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں یکجہتی کی ضرورت ہے، قومی وحدت کی ضرورت ہے، یکساں سوچ کی ضرورت ہے، ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، شاید ہمیں اس وقت وہ ماحول میسر نہیں ہے جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، یہاں پر اس طرح کا ماحول اویلیبل نہیں ہے جہاں پر دانش کی بات سنی جائے، یہاں پر ایک ایسا ماحول اویلیبل نہیں ہے جہاں پر اختلافات کو، سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر ملک کے مستقبل کی طرف دیکھا جائے۔ کاش ایسا ماحول یہاں پر دستیاب ہو اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایسے ماحول کی تشکیل کے لیے کوئی رول پلے کرے، تب ہی کچھ بہتری کے امکانات بننے کے امکان ہیں۔ ادروائز ہمارا جو سینڈوچ بننا ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ کافی حد تک زیادہ ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو تمام خدشات ہیں یہ خدشات ہی رہے، لیکن چونکہ دنیا اپنے مفادات کے تابع ہے، وہ میرے مفادات آپ کے مفادات کو نہیں دیکھتی، لہٰذا ہمیں بھی اپنے مفادات کے تحت ہی فیصلہ کرنا چاہیے اور جو بھی فیصلہ ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔